इस वक्त नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं साबरमती आश्रम और ये जो पूरा काफिला, पूरा डेलीगेशन जो ये आ रहा है, ये चीनी राष्ट्रपति का है और साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दोनों यहां पर पहुंचे हैं। आगे का कार्यक्रम यहीं पर है। 5 बजे के करीब समय दिया गया था और बिल्कुल 5:15 होने को आए हैं। तो अब साबरमती आश्रम में पूरा काफिला यहां पर पहुंचा और यहां भी नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए मौजूद है। और यहाँ पर जो सबसे अहम रहेगा वो ये कि किस तरीके से बौद्ध संस्कृति और किस तरीके से हमारी संस्कृति में कितनी समानताएं एक तरीके से उसको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 MOU पर ऑलरेडी दस्तखत हो चुके हैं हयात होटल में जब ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये हैं साबरमती आश्रम की। और अब इसके बाद आगे लेकर जाएंगे नरेंद्र मोदी, जहां पर बौद्ध संस्कृति और हमारी संस्कृति में समानताएं कितनी हैं उसको लेकर बातचीत भी होगी। और उसके बाद शाम का डिनर। मीरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बड़ा वैलिड पॉइंट सुदेश जी ने जो उठाया कि देखिए अगर हमारे पास निवेश आता है, अगर हमारे लोग एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध बनाते हैं, इकोनॉमिकली अगर हम स्ट्रांग होते हैं, तो शायद बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको लेकर भी एक पॉजिटिविटी आएगी, उसको सुलझाया जाएगा। जबकि अभी तक की अगर सरकारों में हम देखें तो पहले भाई आप बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाइए, उसके बाद ही कुछ होगा। ये जो टर्निंग पॉइंट है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये ऐसा है, अगर आप देखती हैं तो सन 1988 जब राजीव गांधी चीन गए थे तो हम लोगों ने ये तय किया था, भारत ने और चीन ने। एक मिनट मीरा, मैं दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूंगी किस तरीके से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग गुजराती रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसका जवाब मीरा आपसे लूंगी, लेकिन सुदेशी बिल्कुल मोदी की तरह जैकेट पहना है, ठेठ वही अंदाज और खादी यानी कि गांधी के गढ़ में जा रहे हैं और बिल्कुल गांधी की संस्कृति को अपनाते हुए मोदी की तरह जैकेट उन्होंने पहना है, खादी पहनी हुई है और ये अंदर के आश्रम की तस्वीरें। सुदेश कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये बोलना चाहूँगा, बिल्कुल रंगे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मोदी जी एट द इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो चाइनीज लीडरशिप के साथ बहुत अच्छा पर्सनल इक्वेशन शेयर किए हैं। हम जब इंडिया चाइना को देखते हैं तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आप मोदी के पर्सपेक्टिव से देखिए तो चाइना तब खड़ा हुआ था जब सारे विदेश के लोग उन पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। चाइना नहीं लगाया था और चाइना मोदी को रेड कार्पेट वेलकम दिया था चाइना में। और वहां के लोगों ने बोला था कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे और अगर ऐसा लीडर देश का प्रधानमंत्री होगा तो हम इस देश के साथ बिजनेस कर पाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है। और इसीलिए ये बोनहोमी जो आपको दिख रहा है कि स्पेशल केयर जो दिख रहा है, एक्स्ट्रा केयर जो दिख रहा होगा, वो इसलिए भी है कि मोदी का ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, उस पर बातचीत करेंगे, पर उसके साथ साथ हम बाकी रिश्ते भी आगे बढ़ाएंगे ताकि इसी से ही सीमा विवाद को भी सुलझाना आसान हो। पर बहुत दिनों से बातचीत चल रही है, मतलब ये सोचिए सन 1988 से बातचीत चल रही है और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स भी 10 साल से बात कर रहे हैं और ये कहीं नहीं गया है। अभी ऐसा है कि दोनों देशों में मजबूत लीडर्स हैं और हिंदुस्तान में भी ऐसी सरकार है जो कोalition पे निर्भर नहीं है। तो एक मौका है सीमा समस्या को सुलझाने का और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि खाली आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाएं, और आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाने में हमें चीन से सीखना चाहिए, पर ये भी देखना चाहिए कि इससे हमारी क्षमता कितनी बढ़ती है और हमारी जो अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो कमजोर तो नहीं हो जाएगी। मुझे क्या लगता है नवजोत जी कि जो 1 घंटे का वॉक करने वाले हैं मोदी जी प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ, मुझे लगता है बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट हो गई है। क्योंकि देखिए कुछ भी डिप्लोमेसी में चाय पे चर्चा फजूल की नहीं होती। डिप्लोमेसी में 1-1 मिनट उनका काउंटेड है। अगर वो 1 घंटा वॉक कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस वॉक में ये सारे बिंदुओं पर डिसाइड होगा कि इन 2 देशों को कैसे आगे बढ़ना है और कैसे संबंध सुधारने हैं। और ये 2 लीडर्स आपस में जो डिसाइड करेंगे, मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज आएंगे, भले ही वो मीडिया में ना आए, लेकिन वो इश्यूज उठेंगे क्योंकि मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और वो बताएंगे कि देश की संवेदनशीलता को वो समझते हैं चाइना की तरफ से। और ये जब इशू उठेगा, इससे कुछ अगर निकल के आता है तो मेरा स्टैंड ये है कि हमेशा हमें एक आगाज देगा कि इंडिया चाइना रिलेशन किस ओर जा रहा है। ठीक है, फुनसुक आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन उससे पहले
दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। ये है तस्वीरें जिस वक्त चीनी राष्ट्रपति पहुंचे, मोदी स्वागत कर रहे थे, लेकिन अंदाज देखिए, कपड़े पहनने का अंदाज आप देखिए, जैकेट वही जो नरेंद्र मोदी पहनते हैं, अंदाज वही, ठेठ गुजराती अंदाज। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं किस तरीके से खादी के रंग में पूरी तरह से रंगे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि साबरमती आश्रम का दौरा ये कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अंदाज जो है वो बिल्कुल गुजराती अंदाज। एमके झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, अंदाज पूरा बदल चुका है। हमने हयात होटल में देखा था और उसके बाद जब यहाँ पर आए 3 MOU साइन हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब अब डिनर डिप्लोमेसी होगी, वॉक होगी, और उसके बाद जो अंदाज रहेगा वो पूरा अलग मोदी के अंदाज में ही नजर आ रहे हैं। शिंगफिंग, बिल्कुल सही बात है। 3 दिन पहले की मुझे एक तस्वीर अब याद आ गई, चीन के याद आ रही है जब नीदरलैंड के किंग विलियम अलेक्जेंडर से मिले थे शी जिनपिंग, और उन्होंने डच पहनावा पहना था। तो उस वक्त यूरोप और पश्चिम के अखबारों में यह छपा था कि शी जिनपिंग के इस पहनावे को चीन का पश्चिम की तरफ बदले हुए रुख के तौर पर देखना चाहिए। तो यानी कि जब इतने बड़े नेता किसी देश के किसी देश में जाते हैं तो उनका पहनावा सिर्फ किसी मौके के लिए नहीं होता है, उस पहनावे के दूरगामी संदेश होते हैं। ये इसी तरीके से साबरमती आश्रम में जाकर अगर शी जिनपिंग ने खादी की जैकेट पहनी है, सूत की माला पहनी है, तो मुझे इसके बहुत प्रतीकात्मक अर्थ दिखाई देते हैं। और इसके अलावा एक बात और, वो हृदय कुंज जहां पर वो अब फिलहाल मौजूद हैं, जहां पर 15 साल महात्मा गांधी रहे, कहते हैं कि इसी हृदय कुंज ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था। 2 ऐसे देश जो सीमा विवाद से, जो 1962 में एक बड़ा युद्ध लड़ चुके हैं सरहद पर, उसके बाद से सीमा विवाद लगातार किसी ना किसी रूप में उन दोनों देशों के बीच चल रहा है। उन दोनों देशों के जब 2 सबसे बड़े नेता शांति के, अहिंसा के एक मसीहा के घर पर मिलते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा ठीक है। संदेश नीरज, है। आपको रोकना चाहूंगी, बस 1 मिनट रोकना चाहूंगी। गांधी की जी। प्रतिमा पर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ चीनी राष्ट्रपति भी, और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए गांधी की प्रतिमा पर, और यहाँ पर माल्यार्पण भी कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी स्मृति पर, जहां पर दोनों लोग पहुंचे हैं। साबरमती आश्रम और साबरमती के संत के रंग में ही रंगे नजर आ रहे हैं चीनी राष्ट्रपति। वाकई ड्रेस डिप्लोमेसी, बिल्कुल सही नीरज ने कहा, और एमके बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे। पंकज शर्मा हमारे साथ, नेता कांग्रेस, इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, इस डिप्लोमेसी पर आप क्या कहेंगे? अच्छा है, दोनों देशों के बीच जो रिश्ते मजबूत करने की दिशा में जो जो किया जाना चाहिए करना चाहिए। ड्रेस डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन डिप्लोमेसी इस तरह भी कोई रूमानियत का विषय नहीं है। डिप्लोमेसी के बहुत से पहलू हैं और इसके साथ साथ हमको स्ट्रेटेजी डिप्लोमेसी पर भी ध्यान रखना चाहिए। दोनों देशों के बीच संबंधों की जो एक नई शुरुआत हो रही है वो कोई आज से नहीं हो रही है। सन 88 में जब राजीव गांधी गए थे चीन, तो वो 34 साल बाद गए थे। नेहरू जी गए थे 1954 में। उसके बाद चूंकि संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे, 34 साल तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया। 1988 में जब राजीव जी गए तो देंग श्याओपेंग थे, और तब संबंधों की एक बड़ी मजबूत शुरुआत हुई। उसके बाद से चीनी प्रधानमंत्री, चीनी राष्ट्रपति जियाबाबो आए, हु जिनताओ आए थे 2006 में। हमारे यहाँ से नरसिम्हा राव जी गए थे, मनमोहन सिंह जी गए थे, के नारायणन जी गए थे, रामस्वामी वेंकटरमन जी गए थे। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो, ये बहुत अच्छी बात है। इसका अपना जो आर्थिक पक्ष है वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ इसका जो डिलीवर करना है। उन्हें ये भी पता है कि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, और ये सारे इश्यूज जो पंकज जी उठा रहे हैं उनके जहन में भी है। मिनिमम कमिटमेंट चाइना क्या, जब 2 देश के बड़े लोग मिलते हैं तो ये मान के चलते मिनिमम कमिटमेंट क्या देगा, तो डिसाइडेड ही होगा। चाइना को क्या देना है इंडिया को, डिसाइडेड होगा। लेकिन बायलैटरल रिलेशंस, जो पर्सनल इक्वेशंस हैं, वो उसको कैसे ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में ट्रांसलेट कर देगा, ये आपको तीसरे दिन कंक्लूडिंग डे में पता लगेगा। मीरा जी डिप्लोमेट रही हैं, वो आपको बता सकती हैं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर ये रिश्ता
प्रगाढ़ ले जाता है। जैसे आपने बोला कि ठीक है राजीव गांधी गए थे, मैं उस समय मुझे याद है ये बहुत यूफोरिया क्रिएट हुआ था इंडिया में कि बहुत दिन के बाद ऐसा कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन इनिशिएट किए लेकिन उसको एक्शन तक नहीं ले जा पाए और यही एक प्रॉब्लम रहा है। और मोदी जो है वो एक्शन पहले सोचते हैं कि अगर आपसे मिल रहे हैं तो उस मीटिंग का आउटकम क्या होगा, सिर्फ चाय पे चर्चा नहीं करेंगे। अगर चाय पे चर्चा करेंगे तो चाय के चर्चा को कहां ले जाना है, उससे क्या आउटकम करना है, ये सोच के करते हैं। मैं उनके लीडरशिप स्टाइल की बात कर रहा हूं, इसलिए विश्वास रखिए कि ये जो मीटिंग है बहुत अच्छी तरह से अच्छी डायरेक्शन में जाएगा और इसके कंक्रीट रिजल्ट्स इंडिया के लिए मिलेंगे। इस वक्त हमारे साथ फुनसुक भी मौजूद है। मीरा जी, मैं आपके पास आऊंगी। फुनसुक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चर्चा यही हो रही थी कि 88 में राजीव गांधी गए, लेकिन उन्होंने ठीक है यही बात कही, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आगे। ठीक है, बातचीत होती रही, राष्ट्राध्यक्ष हमारे भी उधर जाते रहे, उनके भी आते रहे, लेकिन जिस तरीके से अभी इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बाकायदा पूरा रोड मैप बनाया जा रहा है, ऐसा पहले हुआ नहीं। हाँ, मैं देखिए ऐसा है कि विदेश नीति और डिप्लोमेसी में बहुत फर्क रहता है। हुए थे और उस वक्त जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी हेलो। वो पंकज ये जी, कही थी पंकज जी, मैं कि एक मिनट आपके पास आती सिक्किम हूँ। भारत का अटूट अंग है। पंकज जी, और मैं- सिक्किम जी पंकज जी, बस एक मिनट, मैं फुनसुक जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके देखिए। पास आते हैं जी। हाँ, देखिए विदेश नीति में ये पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते थे। इसमें तो हर सबका सहमति है, हम क्या पाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी में ये सिखाया जाता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। अब ये जो बात हो रही है अभी, जो मोदी जी कह रहे हैं कि शी जिनपिंग के साथ कपड़े पहने हैं, अच्छे अच्छे सिंबल, इनफैक्ट सिंबलिज्म का अपना एक रोल होता है डिप्लोमेसी में। तो ये किस तरह करना चाहते हैं, किस चीज़ को किस तरह अचीव करना चाहते हैं, उसकी बात है। वैसे तो हम भारत सरकार क्या करना चाहते हैं वो पहले हम 65 साल से हम जान रहे हैं क्या करना चाहते हैं चीन के साथ, लेकिन ये अच्छी बात है कि पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है दोनों तरफ से। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है ईच अदर को, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं मानता हूँ कि मोदी जी की भारत सरकार पहले भी थे, भारत देश पहले भी थे, चीन देश पहले भी थे। अब नया चीज़ क्या हुआ, मोदी जी आए, मोदी जी से वो अट्रैक्टेड है, कोई कह रहे थे आप। और कल जो पत्रकार आ रहे थे मेरे पास, जो चीनी पत्रकार लोग, टेलीविजन के लोग आ रहे थे, मैंने यही क्वेश्चन। ये देखिए, मुझे लगा पता नहीं सही है कि नहीं, 2 कुर्सियां रखी थी उनके बैठने के लिए, लेकिन वो लोग नीचे बैठे और चीन के राष्ट्रपति भी नीचे बैठे। ये एक बहुत, देखिए ये सब सारे संकेत जो है ना वो आपको दिखाते हैं कि बहुत नेचुरल रिलेशन है दोनों। बिल्कुल, मैं और मीरा शायद से ये- समझना चाहूंगी जी। कि एक चीज को एक्सप्लेन करना, कहाँ पर वो बैठते थे, कहाँ खाते थे, कैसे चरखा काटते थे, दीवारें, वो दरवाजे, एक एक चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है। और हमने देखा कि चीनी राष्ट्रपति भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ थे, जैसे कि सुदेश भी जिक्र कर रहे थे, कुर्सियां रखी थी लेकिन नहीं, नीचे बैठकर, क्योंकि अंदाज ही वो है। इसका सिंबॉलिक जो महत्व है वो काफ़ी है, और इससे वो आवाम के प्रति रीच आउट करते हैं। मतलब आम आदमी को भी समझ में आता है कि ये चाहते हैं कि कुछ भारत के साथ रिश्ते आगे ले जाया जाए। तो ये ऐसा नहीं है इन चीज़ों से कि रिश्ता बदल जाता है, पर ये एक तरीके से सिग्नल्स होते हैं कि रिश्ता बदलने के लिए दोनों देश उत्सुक हैं। क्या हम इसको प्रतीकों की डिप्लोमेसी कहें फिर? हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल। और आजकल ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि ये टीवी का युग है और लोग देखते भी हैं। जनता जुड़ती है, जनता लोग जुड़ते जनता हैं, देखती है। positive vibes पहले की बात जिसका हाँ, जिक्र कर पहले रहे हैं जो हम शुरू से। दीवालों जो फॉरेन ऑफिस के दीवालों के अंदर बातचीत होती थी, अब वो नहीं हो सकती। अब पब्लिक डिप्लोमेसी भी करनी पड़ती है और आवाम को भी साथ जोड़ना पड़ता है, और ऐसी डिप्लोमेसी से आवाम को साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल। अक्सर हमने, अगर हम चाइना की बात करें, मीरा मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी, चाइना की अगर हम बात करें तो वहां पर भी जितने भी विदेशी डेलीगेशंस जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि चीन ने तो अपने इतने सारे स्मार्ट सिटीज बना लिए हैं कि राजधानी में न ले जाकर वो सबसे पहले दूसरे स्मार्ट सिटीज की तरफ ले जाता है, जिसको लेकर हालांकि कई बार आलोचना भी हुई है कि आप राजधानी में नहीं लेकर जाते, लेकिन उनका मकसद यही हमेशा रहता है कि भाई हमने स्मार्ट सिटीज डेवलप किया है, इसमें क्या बुरा है अगर हम पूरे चीन से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। क्या उसी नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी चलना चाहते, दिखाना चाहते कि हमारे लिए सिर्फ राजधानी नहीं, हमारे बाकी शहर, बाकी देश, कोने, गांव सब इम्पोर्टेंट है?
हाँ, ये ज़रूरी भी है। और वैसे भी जब बाहर से नेता आते हैं तो अगर उनके पास समय होता है तो यहाँ भी हमारी कोशिश यही रही है कि दिल्ली तो एक तरीके से सरकारी शहर कहलाया जा सकता है, तो उसके बाहर भी उनको ले जाएं, जहाँ आर्थिक शहर हो जैसे मुंबई, या तकनीकी शहर हो जैसे बेंगलोर। और ये मोदी जी मैंडेट मिला है, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर खुद को एक सुरक्षित भी फील करती है कि हाँ, अगर हम यहाँ पर निवेश करेंगे तो सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है यहाँ पर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले भी जब से आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ 1991-1952 से, तब से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भारत में एक दूसरी तरह का विश्वास बढ़ा है। और भारत की जो आर्थिक तरक्की पिछले 15-20 सालों में हुई है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। अब ठीक है, एक आर्थिक पहलू है, नरेंद्र मोदी जी हैं और एक पूरी तरह स्पष्ट बहुमत के साथ चुनी हुई सरकार आई है, अच्छी बात है। वो जो कोई भी सकारात्मक कदम विदेश नीति के क्षेत्र में, आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में उठाते हैं वो ठीक है। लेकिन फिर मेरा कहना यही है, बार बार चीन गए, वो चीन के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, जापान वो गए, भूटान वो गए, अमेरिका वो जाएंगे, ये सब विदेशी यात्राएं, जो विदेश यात्राएं हैं, इनको खाली एक रूमानियत भरे अंदाज से न देखा जाए और हर जगह ये कोशिश की जाए कि भारत के जो बुनियादी हित हैं वो पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये खाली शोर शराबे का और सपने बेचने की बात बनकर ठीक न रह है, जाए। हम समझ सकते हैं पंकज जी, आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, आप हाँ नहीं कर सकते, मान नहीं सकते मजबूरी हैं। नहीं है, मैं इन तो सब स्वागत चीजों कर को रहा हूं, शायद कोई अंदर मजबूरी खाते आप भी इसको अप्रिशिएट जरूर कर रहे होंगे। फुनसुक जी हमारे साथ मौजूद हैं। फुनसुक जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का मैसेज अब इससे जाता है, क्योंकि जापान के साथ रिश्ता और उसके बाद अब चीन का यहाँ पर आना, इसके बाद रशिया भी पीछे कतार में है। प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी अब जाएंगे यूएसए, अमेरिका भी जाएंगे, तो इसके बाद दक्षिण एशियाई कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा संदेश है और क्या हम ये माने कि बड़े पावर की तरफ बढ़ रहा है इंडिया भी? हाँ, उस पूरे स्कीम में उन्होंने तो मैसेज भेज दिया है। और जब अमेरिका भी जाएंगे तो पुराने जो प्रधानमंत्री थे वो जाते थे ओबामा जी के साथ मिलने के लिए, तो कहते थे देखो मुझे पाकिस्तान तंग कर रहा है, चाइनीज़ तंग कर रहा है। शायद ये मुझे नहीं लगता कि आप जो प्रधानमंत्री जो वाशिंगटन जाएंगे ये कंप्लेन नहीं करेंगे। वो एक मजबूत देश के एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो जाएंगे और बातचीत करेंगे अमेरिका से, और रशिया के साथ भी शायद यही लैंग्वेज होने वाला है जी। तो एक पूरा मैसेज तो गया हुआ है। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो अबे जी है जापान के प्रधानमंत्री, आज जो गुजरात में जो हो रहा है उनको देख रहे, अरे ये तो क्या हो रहा है, ये तो मैं नहीं समझ रहा था कि जी मोदी जी ऐसा करेंगे। नवाज शरीफ जी क्या सोच रहे होंगे, देखो मेरे दोस्त गांधी जी के आश्रम तक पहुंच गए। ये उम्मीद नहीं करते थे कि पुराने जितने भी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे चीन के, वो साबरमती आश्रम कभी जाना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि माओ सेतुंग या चौएनलाई या कोई डेंग ज़ाओपिंग कहीं भी किसी आश्रम कहीं गए होंगे। तो कितना चीन बदल गया है रहते, और हर देश आज चाहता है कि भारत का प्रधानमंत्री वहां जाए और भारत के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ें। बिल्कुल। मीरा, क्या स्पष्ट बहुमत का ही नतीजा है कि हर कोई एक पॉजिटिव नज़र से भारत को देख रहा है और शायद इसीलिए इतना निवेश आ रहा है? और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर हम बात करें, क्योंकि तमाम मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो रही है। और फुनसुक ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया कि पहले प्रधानमंत्री जाते थे, कंप्लेंट्स होती थी कि पाकिस्तान हमारी और आंख दिखा रहा है, हमें चाइना दिखा रहा है, लेकिन अब हो सकता है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर जाएं और सिर्फ विकास और निवेश की बात हो। हाँ, स्पष्ट बहुमत की वजह से लीडरशिप भारत में थोड़ी मजबूत लगती है, पर हमें काफ़ी कुछ करना भी है। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि सब चीज़ सुधर गई हैं। ईज़ ऑफ बिजनेस में भारत अभी काफ़ी नीचे गिर गया है और कई चीज़ें हमको सुधारनी भी हैं। जो जिस ढंग से विश्व हमको देखेगा वो इस पे निर्भर है कि हमारी आर्थिक उन्नति कितनी तेज़ होती है और हम अपने देश को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, सुरक्षित रखते हुए और सोशल बैलेंस रखते हुए, हार्मनी रखते हुए। तो ये सब चीज़ एक महत्व रखती हैं। दुनिया को ही नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले तो हमारा काम अंदर का है। जी,
तो चलिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है साबरमती आश्रम जहां पर चीनी राष्ट्रपति मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो साबरमती फ्रंट की तस्वीर है जहां पर चाइना की फर्स्ट लेडी मौजूद हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं और किस तरीके से वो इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख रही हैं, साबरमती फ्रंट पर मौजूद हैं वो, ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं। भारत की संस्कृति से पूरी तरीके से रूबरू करा रहे हैं नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति और चीनी फर्स्ट लेडी को। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे, तुरंत लौटते इस ब्रेक के बाद। तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान भारत चीन के संबंधों को नया आयाम देने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली के बजाय अहमदाबाद पहुंचे हों और बहुत से अहम मुद्दे हैं। 3 MOUs पर दस्तखत हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अंदाज ठेठ मोदी अंदाज, यानी मोदी की तरह ही जैकेट और उसी तरह के खादी के कपड़े पहनते हुए वो साबरमती आश्रम में पहुंचे और नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से तमाम दरो दरवार से उनको वाकिफ कराया, एक एक चीज के बारे में बताया। वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं चीन की फर्स्ट लेडी जो कि पहुंच चुकी हैं, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रही हैं, वो भी वहां पर मौजूद है रिवर फ्रंट साबरमती में। मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं। मीरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी बात कि भारत और चीन की अगर तरक्की होती है, ऐसा कहा नरेंद्र मोदी ने भी कि दोनों देशों की, दुनिया की जो 35% आबादी है उस पर ये असर करेगा, वो प्रभावित होगी अगर दोनों मिलकर तरक्की करते हैं, जिसमें दोनों के इंटरेस्ट भी जाहिर सी बात है जरूरी है। हम अभी तक चाइना से तमाम चीजें लेते रहे हैं, नरेंद्र मोदी इच्छा जता रहे हैं कि भाई अब हमारी बारी है, हम भी चाइना को देना चाहते हैं। तो उस फ्रंट पर क्या कुछ बातचीत हो सकती है और वहां पर कहीं कोई पेच तो नहीं फंसेगा? भारत ये कह रहा है कि चीन को फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में थोड़ा और खोलना चाहिए अपनी मार्केट को, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ जाने में उनको दिक्कत होती है। और अगर व्यापार भी देखें अभी तो उसमें संतुलन नहीं है। चीन हमको प्रोडक्ट्स बेचता है और हम यहाँ से रॉ मटेरियल्स भेजते हैं और $30 बिलियन का डिफिसिट है। तो ये एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट चीन से आ रहा है और भारत में वो चीज़ बनाएंगे तो एक तरीके से ये अच्छा है हमारे लिए, वरना कि खाली उनके फिनिश प्रोडक्ट्स आए। पर ये भी देखना ज़रूरी है कि यहाँ से कैसे जिन क्षेत्र में हमारी कुछ मजबूती है वो चीन अपनी मार्केट कैसे खोलता है हमारे लिए। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान है, मैं उनके पास भी जाना चाहूँगी। आपसे जानना चाहूँगी मैं, व्यापार में संतुलन नहीं है तो क्या इसको लेकर भी चर्चा होगी सुदेश जी? देखिए, बिल्कुल ये संतुलन होने के लिए जरूरी है कि इंडिया भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया है वर्ल्ड का। इंडिया के पास एक मौका है क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा देश है। और लेकिन देखिए, चाइना के साथ जब आप रिश्ते की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, जो आपने शुरू में बताया था, जैसे 100 स्मार्ट सिटीज बनने हैं, वहाँ चाइना का क्या रोल होगा। रोड्स एक्सपेंशन होने हैं। आप अगर गुजरात गई हो तो गुजरात के रोड्स को आप देखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का रोड जो आपको नेशनल हाईवे में भी नहीं मिलता है। तो क्या बिहार के लोग, क्या झारखंड के लोग, क्या छत्तीसगढ़ के लोग, उनको वैसा रोड नहीं चाहिए? पूरे देश को चाहिए। तो ये सब एरियाज है जहाँ चाइना को आना चाहिए, पावर सेक्टर में आना चाहिए। हम पावर डेफिसिट है। डर ये भी है कि कहीं ऐसे में छोटे शहर पीछे ना रह जाए। जी, ये बहुत बड़ी बात है। और जो प्रतिस्पर्धा डेवलपमेंट की शुरू हुई है इस कंट्री में, हर स्टेट को अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा और बिजनेसमैन को इनवाइट करना पड़ेगा कि आओ और इन्वेस्ट करो और हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं जानो माल की। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और देश अब उस पर आगे निकल चुका है, और ये क्योंकि सेंटर के पास बहुत कम मैन्यूवरिंग स्पेस है, क्योंकि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता, परसुएट कर सकता है कि अपने चीजों को इंप्रूव करो। तो जो मोदी साइन कर सकते हैं एग्रीमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट वहीं जाएगा जहां बिजनेसमैन सेफ फील करेगा। तो आज वो गुजरात में फील करता है, महाराष्ट्र में फील करता है, कर्नाटका में फील करता है, क्या वो जो हमारे पुराने बीमारू स्टेट थे उनको वहां फील करेगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के बैलेंस ग्रोथ के लिए। जाहिर सी बात है, बैलेंस ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पहलुओं को भी हम नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीजें तो दिखा रहा है, लेकिन वहां पर दूसरे फ्रंट पर किस तरीके से तरक्की होती है और क्या व्यापार में भी संतुलन बना पाते, जो कि अभी तक नहीं है, ये भी एक अहम हिस्सा रहेगा। बहरहाल बड़ी कवरेज जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फर्स्ट लेडी है उनके लिए वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो हो रहे हैं और अब वही देखने के लिए इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। रिवर फ्रंट पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर चल रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है, चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, फर्स्ट लेडी को, उसकी झलक देखने के लिए अब पहुंचे हैं, साबरमती आश्रम होकर आए हैं चीनी राष्ट्रपति। और अब ये जो रिवर फ्रंट का हिस्सा है, इलाका है, बेहद खूबसूरत, वहां पर इस वक्त भारतीय संस्कृति की झलक से रूबरू हो रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो ये भारत की पहचान, भारत की संस्कृति, रंगारंग कार्यक्रम वहां चल रहा है, अलग अलग वेशभूषा में, पारंपरिक तरीके से जो परंपरागत वेशभूषा है उसको पहने हुए तमाम अलग अलग जो नृत्य हैं वो वहां पर चल रहे हैं और उसका लुत्फ उठाते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ प्रधानमंत्री समझाते हुए। और आप जो वेशभूषा है वो देख सकते हैं, लगभग नरेंद्र मोदी जैसी ही वेशभूषा चीनी राष्ट्रपति ने पहनी है, सदरी पहनी है उन्होंने सफेद रंग की और भारतीय अंदाज में नजर आ रहे हैं खुद इस वक्त चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रिवर फ्रंट पर नरेंद्र मोदी के साथ लुत्फ उठाते हुए भारतीय संस्कृति की झलक देखते हुए। ये आप देखिए पारंपरिक नृत्य वहां पर चल रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इस वक्त एक छतरी नुमा चीज कुछ पकड़ाई है, चीनी राष्ट्रपति को हिलाते हुए बेहद खुश नजर आ रहे हैं चीनी राष्ट्रपति। तो यहां ना सिर्फ गुजराती नृत्य चल रहे हैं, जबकि अलग अलग भारत की जो पहचान है, फोक नृत्य जो है, लोक नृत्य जो है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की जा रही है। 3 बेहद महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो एक तरह से बर्थडे गिफ्ट कहा जा सकता है 3 समझौतों पर हस्ताक्षर करके। इसके तहत चीन वडोदरा के नजदीक एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बर्थडे गिफ्ट चीनी राष्ट्रपति ने भारत को दिया है, भारतीय प्रधानमंत्री को दिया है। इस वक्त जो परंपरागत झूला, काफी आप अगर गुजरात जाते हैं तो देखेंगे आपकी हर घर में इस तरह का झूला जो है वो आपको मिल जाएगा। उस पर बैठकर आनंद लेते हुए इस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये एक अनूठा दृश्य, भारत जिसकी ये पहचान है, जो परंपरा है भारत की, जो संस्कृति है भारत की, उसको अपनी आंखों से इस वक्त देखते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। ये वो वक्त है जब जाहिर बात है हल्की फुल्की बातचीत भी इस वक्त चल रही होगी और कुछ समझाते हुए गुजराती संस्कृति के बारे में, वहाँ के लोक नृत्य के बारे में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो साबरमती रिवर फ्रंट है, बेहद खूबसूरत जगह जहाँ पर इस वक्त चीनी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं।
में आप देख सकते हैं ये रंगारंग दृश्य जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं साबरमती रिवर फ्रंट का है। आश्रम, गांधी आश्रम देखकर आए हैं अभी चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग, और अब रिवर फ्रंट पर चहलकदमी करते हुए वहां की खूबसूरती को निहारते हुए कुछ देर झूले पर भी बैठे, और जो इस वक्त पारंपरिक नृत्य चल रहा है, गीत गाए जा रहे हैं गुजराती, उनका लुत्फ उठाते हुए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज चाइनीज गिफ्ट एक तरह से कहा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। उनका जन्मदिन भी आज है, 64वां जन्मदिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, और 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करके एक तरह से कहा जा सकता है बर्थडे गिफ्ट मिला है नरेंद्र मोदी को, भारत को। तो साबरमती रिवर फ्रंट बेहद खूबसूरत ये वो कोना है, वो जगह है जहां खड़े होकर निहार रहे हैं इस पूरी प्राकृतिक छटा को इस वक्त चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग। वडोदरा के नजदीक एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा, और जो मालिकाना हक रहेगा वो गुजरात गवर्नमेंट का ही रहेगा। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 2 मेहमान आ चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, आप चीन के एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा मेरे साथ निरंजन मुखोपाध्याय हैं, आप ऑथर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। निरंजन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो परंपरागत वेशभूषा में नजर आ रहे हैं चाइनीज प्रेसिडेंट जो हमें नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो मोदी की स्ट्रेंथ है, जैसा हम देखते हैं कि वो जो भारतीय संस्कृति और जो भारतीय परंपरा रही है उससे कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करते हुए चीनी प्रेसिडेंट। देखिए, मोदी जी के बारे में एक बार अडवाणी जी ने कहा था कि नरेंद्र इज अ वेरी गुड इवेंट मैनेजर। ये एक पूरा इवेंट है, और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ डिटेल्स हैं जिसको थोड़ा सा याद करना जरूरी है। बिल्कुल, यानी एक एक स्टेप जो हम देख रहे हैं वो सब पहले से तय है। सब प्री कोरियोग्राफ तो है ही, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है। एक तो ये कि साबरमती रिवर फ्रंट, ये पानी नर्मदा का है, और ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से पहले चल रहा था। मोदी जी 2001 में जब मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला जो एज मुख्यमंत्री जो काम था वो जो स्लुइस गेट्स थे जहाँ से कैनाल से नर्मदा का पानी अहमदाबाद गांधीनगर के करीब से होकर गुजरता था, उसको डाइवर्ट करके साबरमती में लाया गया। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी काफ़ी पुराना था, लेकिन उसको कोई गवर्नमेंट फॉलो अप नहीं कर रहा था। ये मोदी जी की एक खास स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने आके देखा कि साबरमती में पानी तो भर गया है, अब ज़रूरी है कि इसके रिवर फ्रंट को डेवलप किया जाए, और उसको उन्होंने बिल्कुल एक स्पेक्टेकुलर स्टेज की तरह इसमें सेटअप किया, और ये सोच के रखा इसको कभी ना कभी मैं इंटरनेशनल एरिना में इसको बिल्कुल दिखाऊंगा, और जब इनको मौका मिला तो आज वो दिखा रहे हैं। तो हर चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ्ड है। डिप्लोमेसी कितनी होगी वो स्वर्ण सिंह जी बताएंगे कि आज के इस मीटिंग में प्योर पर्सनल केमिस्ट्री के आगे भी कुछ डिप्लोमेसी की बात होगी, या ये सिर्फ कर्टन रेजर है। मुख्य बातें जो हैं वो कल दिल्ली में आके जब वो लोग दोबारा मिलेंगे तब रियली सीरियस कुछ लेवल की बातचीत शुरू होगी। लेकिन आज का जो इवेंट है सब गुडी गुडी है। जो कुछ बुरी बातें हैं या जो कुछ तकलीफ दोनों की देने वाली बातें, उसके बारे में कल शायद बात होगी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरफ मैं लगातार इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो गृहनगर की यात्रा करना, यानी अपनी यात्रा की शुरुआत जो है वो इंडिया कह लीजिए, उसकी झलक, यानी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर हैं नरेंद्र मोदी साहब, और इसकी झलक हमें अक्सर मिलती रहती है। जिस बात को निरंजन कह रहे हैं, पूरी तरह से ये जो इवेंट है किस तरह से उसको रखा गया है, खासतौर पर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के लिए, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोक जो वेशभूषा है, जो लोक नृत्य हैं, जो लोक गीत हैं, उनसे रूबरू करवाते हुए खुद साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए चल रहे हैं चीनी राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी, यानी एक एक चीज से उनको रूबरू करवा रहे हैं। और जो ये साबरमती रिवर फ्रंट है, नर्मदा का जो निर्मल पानी है, साफ स्वच्छ पानी है,
और जो ये अद्भुत छटा यहाँ पर बनती है, खूबसूरत दृश्य जो यहाँ पर प्राकृतिक छटा बनती है, उसको एक तरह से दिखाते हुए यहाँ पर उससे रूबरू करवाते हुए चीनी राष्ट्रपति को नजर आ रहे हैं। निरंजन, यहाँ सवाल ये भी है, हम ये तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, एक तरफ सीमा निर्धारण को लेकर जो विवाद है वो सुलझ नहीं रहा, यहाँ चीनी राष्ट्रपति आ रहे हैं, वहां घुसपैठ लगातार हो रही है, तो ऐसे में क्या सीमा विवाद पर सीधी बातचीत हो सकती है? वो भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। देखिए, एक चीज जो समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में एक बड़ा कारण है 1962 की लड़ाई का दरार को लेके, जिसके जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं तब से लेके चला आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों मुल्क के जो नेता पुरानी बातों को लेके पकड़े रखेंगे। दोनों जो हैं अपने मुल्कों में अपनी पुरानी बातों को आगे पीछे छोड़ के नई राजनीति लेके आए हैं। चीन के भी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मोदी जी की तरह ही प्रोविंशियल लीडर से नेशनल लेवल पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे यहाँ एक नेहरू जी का एक आइकॉनिक स्टेटस है जिसकी राजनीति के बिल्कुल विपरीत है मोदी जी, उसी तरह से चाइना ने जो उनका जो अतीत है, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग माओ से तुंग थे, उनको बिल्कुल एक कदम आगे चले गए, उनकी राजनीति को कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ाए हैं। अब एग्जैक्टली बैलेंस को सिर्फ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत मोदी जी शायद पूरी तरह से तो कहते हैं ना कि फाइनल डील कुछ नहीं हो सकती है। बातचीत बिल्कुल जारी रहेगी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट दोनों मुल्कों में बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे अगले 2 दिनों में ये मुद्दों को सुलझाते हैं वो देखने वाली बात है। या फिर जो स्वर्ण सिंह जो कहते थे कि तीसरे दिन जो उदासीनता की वो इफेक्ट आ जाएगा कि ये बातें अब हम इस बार इस राउंड के लिए छोड़ देते हैं, आगे फिर कभी इन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पे देखेंगे। 12 साल हो गए, 2002 जून की बात है जब वाजपेयी जी पहली बार मतलब चीन गए थे प्रधानमंत्री के तौर पे, और तब पहली बार ये तय हुआ था कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको एलिवेट करके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पे टैकल किया जाए। 12 साल में तो वो इनिशिएटिव अभी तक कोई खास प्रोग्रेस हुआ नहीं है। देखने वाली बात है कि फुल हो सकता है और होगा भी, लेकिन वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के बजाय उसे इग्नोर करना, उसे टाल देना, चाइना का ये रुख रहा है हमेशा से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, आप इधर पिछले 1 डिकेड में देखें, जब ये अफगानिस्तान वार के बाद पाकिस्तान से जब अमेरिका थोड़ा सा दूर हुआ तो चाइना उससे करीब आया, और फिर चाइना हमारे और चाइना में कई एग्रीमेंट हुए हैं। 84 में हुआ, 94 में हुआ, 2006 में हुआ, हम बहुत करीब आए। हम लोग डबल टैक्सेशन भी खत्म किया, बायलैटरल एक दूसरे को प्रिविलेज वाली कंट्री भी डिक्लेयर किया, लेकिन सामरिक दृष्टि से या कुछ और दृष्टि से वो चाइना हमसे ज्यादा प्रिविलेज या प्रेफरेंस पाकिस्तान को देता है। तो हमारे लिए ये भी एक जरूरी चीज है कि हम उस चीज को भी किस तरह से मिनिमाइज करें। चाइना हमारी और चाइना की जो रिलीजन है या कल्चर है वो एक है और बहुत बहुत मिलता जुलता है। तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो 2-3 चीजें, ट्रेड में भी हमारा डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 2-2.5-3 गुने का डिफरेंस है। वो जितना बेनिफिट हमें उठाना चाहिए हम उतना नहीं उठा पाते हैं, चाइना हमसे ज्यादा उठा लेता है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो बड़ी माइन्यूटली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो बात मैं कह रहा था कि अब जिस मैंडेट से, जिस तादाद से जीत कर आए हैं नरेंद्र मोदी साहब, आपको लगता है कि भारत की स्थिति जो है अपनी बात कहने के लिए ज़्यादा मजबूत है? और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चाइना की मैं बात करूँ, निवेश की बात चाइना कर रहा है भारत में, वो कहीं ना कहीं वो भी विश्वास में आएगा कि हाँ एक ऐसा लीडर आया है या एक ऐसी पार्टी आई है, एक ऐसी सरकार बनी है जो लंबी चलने वाली है? देखिए, जो उनकी मैंडेट है वो तो उसका रिस्पॉन्स इमीडिएटली आपको नज़र आता है। वो चाहे सेंसेक्स को आप देखें या दूसरे देशों का हमारे प्रति आकर्षण या निवेश की सोच देखें, और जितना आप देखें सरकार प्रोएक्टिव हुई है फॉरेन पॉलिसी को लेकर। सार्क नेशंस के लीडर्स को बुलाया, भूटान की यात्रा, नेपाल की यात्रा, जापान की यात्रा, राष्ट्रपति अभी वियतनाम गए तो वहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन की एक लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन किया उन्होंने, बहुत सी और संधियाँ पर हस्ताक्षर हुए। तो ये इतना प्रोएक्टिव हमारा रवैया और विश्व का रवैया हमारी तरफ दिखाता है कि जो छवि इस वक्त है
प्रधानमंत्री की वो एक पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग, प्रो बिजनेस, नेशनलिस्ट लीडर की है। उन्होंने बार बार कहा कि वो भारत की छवि को उभारना चाहते हैं और भारत को स्ट्रॉन्ग देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा भारत स्ट्रॉन्ग होगा तो दोस्तों के और पड़ोसियों के रवैया अपने आप बदलेगा, और वो शुरुआत इसमें नजर आती है। और इसी की वजह से आप देखें चीन का जो दिलचस्पी भारत में है, उसमें भी कुछ नया मैकेनिज्म बनाने की कोशिश होगी। बिल्कुल, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस बीच आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और उनकी जो पत्नी है, फर्स्ट लेडी जो हैं चाइना की, वो झूले पर बैठी। जानी मानी फोक गायिका ये हैं और काफ़ी इनको संगीत में रुचि है, और जो लोक नृत्य, लोक गान है उसमें बहुत रुचि है। तो लगभग वही कुछ समझाते हुए इस वक्त नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। झूले पर बैठी हुई फर्स्ट लेडी आपको नज़र आ रही हैं, और उनको भारतीय संस्कृति और भारतीय लोक नृत्य जो हैं, खासतौर पर गुजराती लोक नृत्य जो हैं, उनके बारे में समझाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। फेंगली युआन जो फर्स्ट लेडी हैं, वो पूरा लुत्फ उठाती हुई इस माहौल का जो इस वक्त बना हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनका चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग। तस्वीरें जो हैं इस वक्त एक तरह से पूरे इवेंट को ये रचा गया है, खासतौर पर चीनी राष्ट्रपति के लिए उसका आनंद उठाते हुए यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और फेंगली युआन। नीलांजन, यहाँ आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस तरफ आपने इशारा भी किया था, सिमिलैरिटी क्या पाते हैं आप शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी सख्त प्रशासक माना जाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने भी मुहिम चलाई, सामाजिक बदलाव की बातें वो करते हैं, प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट उनके लिए एक बड़ा कंसर्न नजर आता है। नहीं, मूलतः टेम्परामेंटली मोदी जी जो हैं वो पहले के हिंदुस्तान के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे तुलना में ज़्यादा चाइनीज़ मोल्ड में हैं। हाँ। हमको ये मानना पड़ेगा, हम कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना जो है इतनी तरक्की के बावजूद वो अभी भी उसका जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो अभी भी वन पार्टी रूल है जी। इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उतनी ही ऑथोरिटेरियनिज्म है जितनी पहले थी। हाँ। तो लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में तो हुई है, लेकिन पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन नहीं हुई है। हमारे यहाँ ये अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि मोदी जी का जो पर्सनल प्रोफाइल है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें वो उतने ज़्यादा डेमोक्रेट नहीं है जितने इनके पहले प्रधानमंत्री या उनके पार्टी के भी और लोग हैं। तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि चाइनीज़ मोल्ड में सबसे करीब के मोदी जी नेता हैं। लेकिन फिर मोदी जी के डिफेंस में ये होगा कि वो चाइनीज़ मोल्ड में बेशक हो सकते हैं, लेकिन कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि हम हर नेबर से, हर हमारे करीबी जो देश हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आंख में आंख डाल के बात करेंगे। उनकी पॉलिटिक्स में